शुभ लाभ मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि प्रॉपर्टी की पंचायत के पिछले दोनों एपिसोड्स को आपने भरपूर प्यार दिया। हमारे पास बहुत डिमांड्स आ रही थी कि हम जब प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो लोन्स की बात जरूर करें। तो आज हम लक्की हैं, हमारे साथ गौरव छाबड़ा जी हैं। गौरव जी का 24 साल से अनुभव है इस लाइन में। ये क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, रियल एस्टेट लोन्स को टैकल करते हैं। और एक अच्छी बात इनके बारे में जरूर बताऊंगा, ये बेयरफुट रनर है और अभी हाल ही में जैसलमेर में 160 किलोमीटर का रन कंटिन्यूअस 25 आवर्स में इन्होंने पूरा किया है। तो गौरव जी, वेलकम इन अवर पॉडकास्ट प्रॉपर्टी। थैंक यू मनीष जी। मेरा बहुत बहुत सौभाग्य है कि आपने मुझे एक ऐसे विषय पे बात करने के लिए बुलाया जो कि आज की डेट में रीढ़ की हड्डी है, सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ में ग्रो करने के लिए। तो मैं शुरुआत करता हूँ सर, मुझे सिंपल आप बताइए, लोन्स से आप समझते क्या, व्हाट इज लोन? सर देसी भाषा में तो लोन्स का मतलब है कर्जा। तो कर्जा तो अच्छा नहीं होता। उसमें भी फिर आज की डेट में एक चेंजेस है जी। इन्वर्टेड कॉमर्स में, अगर सही से लिया जाए। सही से क्या मतलब? जैसे सर ऐसा होता है, कर्जा हमेशा दुख देता है बिकॉज जो कर्जा लिया है उसको ब्याज समेत वापस करना होता है। बिल्कुल करेक्ट। बट अगर आपने एक कर्जे को प्लान के रूप में लिया, प्लान करके लिया, ओके, कि आपको ये पता है कि वो कर्जा किस रेट पे ले रहा हूँ, कितने पीरियड के लिए ले रहा हूँ, मेरे पास रीपेमेंट के ऑप्शंस क्या है, मेरा करंट कमाई का सोर्स क्या है, और क्या वो कर्जा ले रहा हूँ मैं, क्या वो जो जिस चीज के लिए कर्जा ले रहा हूँ उससे मुझे कोई प्राप्ति रिटर्न मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आप इस कर्जे को बहुत सपोर्ट तरीके से यूज कर सकते हैं अपने ग्रोथ के लिए। मतलब ये एक सुविधा हो सकती है पर आपका अधिकार नहीं है। बिल्कुल अधिकार नहीं है, सुविधा है, बट अगेन इन्वर्टेड कॉमर्स इफ यूज प्रॉपर्ली। ओके, तो जैसे अब कोई मान लीजिए होम बायर है या फर्स्ट टाइम होम बायर है, उसको कैसे पता लगेगी उसकी कैपेसिटी है अब इस लोन को ले या नहीं ले, या उसको वो अपने आप को कब जज करे कि वो लोन कितना ले सकता है, कब ले सकता है, कहाँ से ले सकता है? सर इसके लिए ना फिर आपको थोड़ा सा रिवर्स कैलकुलेशन में जाना पड़ेगा। ओके, कि क्या सही समय है निवेश करने की। ठीक है। आज जैसे आप जान रहे हैं, जब हम पढ़ते थे तो 24-25 साल की उम्र के बाद जॉब लगनी शुरू होती थी। ट्रू। आज की डेट में ऐसे ऐसे कोर्सेज आ गए हैं कि बच्चों की जॉब कई बार तो कॉलेज के दौरान ही लग जाती है। बिल्कुल। ऑनलाइन कोर्सेज आ गए हैं और 20-21 साल के बाद बच्चे फुल फ्लेज जॉब करने लगते हैं। तो इसका मतलब कि जब वो बच्चा 24-25 साल की उम्र में पहुंचता है, वो एक डिसेंट इनकम सोर्स पे पहुंच चुका होता है। ओके। तो जैसे अब सबको डिपेंड करता है कि आप लॉन्ग टर्म एसेट ले रहे हैं या शॉर्ट टर्म एसेट ले रहे हैं। शॉर्ट टर्म एसेट हो गया बाइक, बाइक के बाद गाड़ी, लॉन्ग टर्म एसेट हो गया प्रॉपर्टी। ओके। अगर आज फैमिली में कोई बच्चे जिसकी जॉब लगी, जो अच्छे फैमिली वाले हैं, जैसे मान लो कोई लड़का आईआईटीएन है, उसकी आईआईटी कंप्लीट होते ही 50 लाख रुपए के पैकेज पे जॉब लग गई, तो रेयरेस्ट होगा कि जॉब लगने के पहले साल के अंदर ही अपनी फैमिली के सपोर्ट के साथ, इन्वर्टेड कॉमर्स में बोल रहा हूँ, फैमिली के सपोर्ट के साथ वो प्लान करे प्रॉपर्टी का। उनका प्रॉपर्टी का डिसीजन आएगा सेकंड या थर्ड ईयर के बाद, जब पेरेंट्स सोचने लगते हैं कि नहीं चलो आज बच्चा 50-60 लाख रुपए साल का कमा रहा है, कुछ पैसे हम इन्वेस्ट करने के लिए दे देते हैं ताकि बच्चे की चीज बन जाएगी लॉन्ग टर्म पे। ओके। तो पेरेंट्स इसी थॉट प्रोसेस से काम करते हैं कि बच्चे की जो इनकम है वो वेस्ट नहीं होगी, वो पैसा ढंग से लग जाएगा। और अगर मान लीजिए बच्चा सिर्फ अपने पैसे से इन्वेस्ट करना चाहता है, अपने इनकम को ही इन्वेस्ट करना चाहता है, तो किस तरह से उसको सोचना चाहिए? तो सब कुछ डिपेंड करता है किस शहर में वो रह रहे हैं, ओके, कितनी उनकी इनकम लेवल है, जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। जैसे आप जानते हैं आए दिनों न्यूज में आता रहता है कि एक एमएनसी कंपनी ने 10,000 लोगों को निकाल दिया, एक नई टेक्नोलॉजी आ गई। तो जो जिस जॉब में या प्रोफाइल में वो पर्सन है, उसका करियर पर्सपेक्टिव क्या है, और कम से कम फिर वो प्लान करे कि 1.5-2 साल तक जो अपनी इनकम है उससे लिक्विड एसेट्स क्रिएट करे, अपनी पूंजी को हाथ में रख के क्रिएट करे, जैसे म्यूचुअल फंड्स है, एसआईपी है, और भी लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हैं। बिकॉज अगर आप लॉन्ग टर्म एसेट लेने की बात कर रहे हैं, जो एसेट करोड़ों रुपए में जाते हैं, क्योंकि जिन शहरों में हम रहते हैं वहां पे 1-1.5 करोड़ से नीचे तो कोई एसेट नहीं आता, तो कुछ भी। तो इसी वजह से तो पहले वो 1.5-2 साल प्लान करें अपने कुछ लिक्विड कॉर्पस क्रिएट करने का। देखिए एस्पिरेशंस बहुत सारी चीजों की होती है कि मेरे पास घर भी होना चाहिए, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट ने बहुत सारी चीजें कर रखी है ना। आज के डेट में थ्रो अप्स आते हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो ये हो जाएगा, यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो ये हो जाएगा। बट आपको एक वाइज कॉल लेनी है अपने पोर्टफोलियो को देख के। जैसे आपने बताया कि अगर कोई बच्चा, कोई नया अर्निंग पर्सन सिर्फ अपनी इनकम पे कोई एसेट क्रिएट करना चाहता है, तो कम से कम उनके पास जो एसेट की वैल्यू है, कम से कम उसका 30 से 35% लिक्विड फंड होना चाहिए। ओके, कैश इनिशियल देने। बिल्कुल, ठीक है। कि अगर वो 1.5 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी प्लान करे तो कम से कम 40 से 45 लाख रुपए तो उनके पास कैश इन हैंड होना चाहिए मिनिमम।
तो यूजुअली ऐसा हो रहा है कि लोग 10% देते हैं और 90% का लोन ले लेते हैं, वो गलत 90% तो फंडिंग ही नहीं मिल सकती ना सर। आरबीआई क्या बोलता है, आरबीआई का एक नॉर्म है है जी। अगर आप 30 लाख तक की प्रॉपर्टी खरीदते हो तो हम्म। आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से बैंक आपको 90% तक का लोन दे सकता है। ओके। अगर आप 30 लाख से 75 लाख तक का लोन लेते हो की प्रॉपर्टी खरीदते हो जी। तो बैंक उसका 80% तक लोन दे सकता है आपको। ओके। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी 75 लाख से ऊपर की खरीद रहे हो तो बैंक उसमें 75% तक का लोन दे सकता है। ओके। तो अगर आप कोई 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो 25 लाख maximum रुपए आपको आप- डालने पड़ेंगे, 75 लाख रुपए बैंक लोन देगा, मैक्सिमम 75 लाख रुपए देगा। मैक्सिमम 75 जी। लाख। और ये अपन जैसे किसी की भी सैलरी लेवल एक्स वाई जेड है, कितने परसेंट की ईएमआई बननी चाहिए उसकी? मतलब इसका कोई क्राइटेरिया है क्या, या कोई एक इजी टू अंडरस्टैंड कि भाई मेरी इनकम लेट से 1 लाख रुपीज पर मंथ है, 2 लाख रुपीज पर मंथ है, कितना परसेंट मेरी ईएमआई बननी चाहिए ताकि मेरा, क्योंकि आगे आगे जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और यू नेवर नो कि 15-20 साल की साइकिल में अप एंड डाउन भी आते हैं, तो एक इजी इन्वेस्टमेंट के तौर पर या एक इजी तरीके से परसेंटेज में मैं अगर डालूं तो कितने परसेंट की ईएमआई मैं पे आपको इसमें 2 पर्सपेक्टिव बताऊंगा जी। एक पर्सपेक्टिव जिस हिसाब से बैंक देखते हैं, ओके। क्योंकि जो आपके लिए लोन है वो बैंक के लिए कमाई का सोर्स है। बिल्कुल। अब वो कमाएंगे तो प्रोडक्ट बेचेंगे, ट्रू। पर लोन कभी भी बेचा नहीं जा सकता, समझना पड़ता है। तो अगर आप बैंक एलिजिबिलिटी की बात करें, जिसकी इंसान की 2 लाख रुपए सैलरी है तो बैंक आराम से उनको 1,30,000 रुपए से लेकर 1,40,000 रुपए तक की ईएमआई तक का लोन दे सकते हैं। मैंने 1.5 करोड़ तक का लोन दे देगा। नहीं, अगर एज कम है तो लोन 1,60,70 लाख का भी हो सकता है। ईएमआई 1,30,000 40,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ओके। ठीक है, पर अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन माने तो मेरे हिसाब से अगर किसी की 2 लाख रुपए सैलरी है तो उनको इतना लोन लेना चाहिए कि उनकी जो महीने की ईएमआई है वो 90,000 रुपए से लाख रुपए से क्रॉस ना करे, 1 लाख से नीचे रहे, 50% रहनी चाहिए। क्योंकि जैसे आपने बात बोली जी। आज 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो ऑब्वियसली जो इंसान 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने का सोचेगा वो 2 व्हीलर पे नहीं रहेगा, उसके पास गाड़ी भी होगी। अगर वो मैरिड है, बच्चे हैं तो या बच्चे होंगे तो वो भी अच्छे स्कूल में जाएंगे, उनकी स्कूलिंग एक्सपेंडिचर भी है। तो आपको कम से कम 10 से 20% अपनी इनकम का तो रिजर्व में रखना चाहिए अपना, 50% की ईएमआई और 20 से 30% आपका जो खर्चा है वो डेली मंथली खर्चा है, जैसे स्कूल, एजुकेशन, कंज्यूमेबल्स, लेजर, ट्रैवल, ये परसेंटेज के हिसाब से 50% से ईएमआई कम होनी चाहिए आप। 50 तो मतलब लास्ट, और एक बिल्कुल स्ट्रेच करके बिल्कुल स्ट्रेच करके। अदरवाइज मुझे लगता है 30 to 40% की। उसकी वजह क्या सर, यहाँ पे फिर आपको बोलना चाहूंगा मैं जी, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि जितनी चादर है उतना ही पैर पसारने चाहिए। ट्रू। तो अगर आज कर्जा क्या है, जो आपने पूछा कि लोन क्या है, कर्जा है, अगर मैं पैसे लूंगा तो मुझे वापस भी देने हैं, चाहे साहूकार के देने हैं चाहे बैंकर के देने हैं। ट्रू। वापस तो देने हैं, उसका मीटर तो रुकेगा नहीं। बिल्कुल। चाहे मेरा काम हो ना हो, मेरा एसेट कमा के दे ना कमा के दे, मेरा एसेट नीचे हो जाए, साहूकार को या बैंक को अपने उससे मतलब नहीं है। एग्रीड। आपको पैसे वापस देने पड़ेंगे। इसी वजह से जो मैंने 10% का बताया कि जितने भी आप लोन ईएमआई पे करो उसका 10% आपका रिजर्व लिक्विड इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। वो एक टाइम पे ऐसी पोजीशन क्रिएट कर दे कि आपका लोन इंटरेस्ट फ्री हो जाएगा अगर आप पैरेलल इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं। आप कह रहे हैं अगर लेट्स से मेरी 80,000 की अगर ईएमआई है जी, तो मुझे 8,000 अलग से लिक्विड एसेट में डाल दूं, बिल्कुल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इतना ग्रो कर जाएगा कि मेरा इंटरेस्ट ही फ्री हो जाएगा। तो दिस इज द स्मार्ट मूव कि आप उसको लोन को इंटरेस्ट जिन शहरों में रहते हैं वहां पे लोग लोन लेते हैं 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, डिपेंडिंग ऑन एज। बट एवरेज लोन की जो लाइफ साइकिल है 7-8 साल, 10 साल मैक्सिमम। मैं 16-17 साल से गुड़गांव शहर में लोन का काम कर रहा हूँ जी। हमने एवरेज देखा कि कोई भी कस्टमर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लोन एवरेज 7 से 8 साल के अंदर लोग बंद कर देते हैं, पार्ट पेमेंट करके, जल्दी अर्ली पेमेंट करते हैं। तभी फायदा है सर। अगर आप लोन का कैलकुलेटर निकाल के देखोगे ना, 1 करोड़ रुपए अगर आप लोन लेते हो 20 साल में, आप बैंक को 1,25,00,000 के आसपास का ब्याज देते हो, मतलब जितना दिया उससे भी ज्यादा। तो इसी वजह से लोग, समझदार लोग क्या करते हैं, आज आपने लोन ले लिया जी, ईएमआई आपने 50% के नीचे रख दी, फिर आपने अपनी प्लानिंग करी कि मेरी इनकम कितनी आती है, कुछ बोनस आता है, कुछ शेयर आता है, कुछ कभी सम लकी पीपल आते हैं जिनको फैमिली इनहेरिटेंस में कोई एसेट मिल गया तो पर्सन कहता है यार उससे लोन वापस कर दो। तो ये लोन लॉन्ग टर्म होते हैं, जो प्रॉपर्टी लोन्स होते हैं उसमें पार्ट पेमेंट की फैसिलिटी होती है कि आप कभी भी टुकड़ों में पार्ट पेमेंट करते रहिए। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ आपका लोन का ड्यूरेशन शुरू में ज्यादा ले लो और उसको जितना जल्दी पे कर सकते हो, मतलब हाफ ऑफ द टाइम मैक्सिमम। अगर 20 ईयर का लोन है तो 8 से 10 साल में उसको पे कर दो। करेक्ट। ताकि आप ईज आउट हो जाए। और जब भी कभी आप लोन की पार्ट पेमेंट करो, आप हमेशा टेन्योर कम करो, महीने कम करो। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आज आपने 2 लाख रुपए की तनख्वाह है, आपने साइकोलॉजिकली बैरियर बनाया कि 1 लाख रुपए मेरी किस्त जाती है, तो आपने बोला कि जैसे 2 लाख रुपए मेरे घर में आए, लाख रुपए पहले बैंक के साइड हो गए जी। करेक्ट। उससे क्या होगा, टेन्योर कम करने से आज मान लो आपने 20 लाख रुपए की पार्ट पेमेंट करी,
अब महीने की किस्त का फर्क पड़ेगा 18 या 20,000 रुपए का मैक्सिमम। बट जब महीनों में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 3 साल की ईएमआई कम हो गई। तो अगर आप उसको रुपी वैल्यू में भी देखेंगे तो 36 इंटू 2 लाख रुपए, 36 इंटू 1 लाख रुपए, 36 लाख रुपए सीधे सेविंग होगी। तो आप क्या बोलोगे, समझदारी इसी में आती है कि 18,000 रुपए मत बचाओ महीने के, 3 साल कम मतलब ड्यूरेशन का बिल्कुल रिवर्स कैलकुलेशन उससे डबल बेनिफिट होता है। एक तो 20 साल का लोन अब 17 साल रह गया। दूसरा बेनिफिट ये होता है जो अगले महीने की किस्त है उसके अंदर प्रिंसिपल का कॉम्पोनेंट बढ़ जाता है क्योंकि आपने एक पार्ट पेमेंट कर दी। अच्छा, ये क्या सिस्टम है कि आप पहले शुरू में इंटरेस्ट ज्यादा बैंक चार्ज करता है, प्रिंसिपल कम करता है, फिर ग्रेजुअली प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बराबर हो जाते हैं, फिर लास्ट में जाके प्रिंसिपल ज्यादा हो जाता है, इंटरेस्ट कम हो जाता है। इससे कंज्यूमर को नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता? उसके लिए फिर थोड़ी सी मैथमेटिक्स की तरफ एक बेसिक बात करूंगा जी। इसका किसी भी बैंक से कोई लेना देना नहीं है, ये तो वर्ल्ड वाइड कैलकुलेटर है। ओके। वर्ल्ड वाइड देसी भाषा में बोलूं, आज आपसे मैंने 2 करोड़ रुपए लिए और आप बोलते हो भाई साहब 12 महीने में वापस करने हैं, तो महीने की किस्त बन गई मेरी कितनी, 18 से 19, 18 लाख रुपए की जी। अब मेरी 18 लाख रुपए किस्त देने की हिम्मत नहीं है। मैं आपको बोलूंगा भाई साहब 10 साल का दे दो, आपने बोला ठीक है जी तेरी किस्त 12 लाख रुपए हो जाएगी। ओके, तो 12 लाख रुपए मुझे है, पर 12 लाख अगर 10 साल तक मैं देता रहूंगा तो मैं ज्यादा ब्याज दूंगा आपको। तो लोन के कैलकुलेटर्स भी ऐसे काम करते हैं। इंटरेस्ट रेट मान लीजिए अगर 8.5% का है आपका और 1 करोड़ रुपए का लोन है जी, पहले साल में ब्याज 8.5 लाख रुपए ही लेगा बैंक आपसे। ओके, 8.5 लाख को अगर 12 से भाग करेंगे 71,000 रुपए आ गया आपका जी। अब आप कहते हो मुझे तो महीने की किस्त 90,000 रुपए देनी है, तो बैंक क्या करता है 71,000 रुपए प्रिंसिपल के ऊपर, 71,000 रुपए ब्याज के ऊपर 19,000 रुपए प्रिंसिपल जोड़ लिया। ओके, और फिर देखा 30 साल का टेन्योर बना, क्योंकि आपको ईएमआई कम पे करनी है। इसी वजह से जितने भी ये रीपेमेंट शेड्यूल्स हैं जिसमें शुरू में इंटरेस्ट कम होता है, इंटरेस्ट ज्यादा होता है और प्रिंसिपल कम होता है, और धीरे धीरे जब आप लोन पे करते रहते हो ब्याज घटता रहता है, असल बढ़ता रहता है, क्योंकि वो लोन के टेन्योर के हिसाब से। यही लोन अगर आप 3 साल का लेंगे तो ईएमआई बहुत मोटी हो जाएगी, बिल्कुल, बट ब्याज कम जाएगा, ब्याज कम जाएगा। तो इसी वजह से जब लॉन्ग टर्म एसेट्स की हम बात कर रहे हैं वो सब ये इसी चीजें सारी कोई चीजें इंटररिलेटेड है कि मुझे महीने के कितने पैसे इन्वेस्ट करने अपनी ईएमआई के। तो जैसे जो प्री पेमेंट आप कह रहे हैं भाई 7-8 साल में पे कर दो, उसमें फिर ऐसा नहीं हुआ कि इंटरेस्ट ज्यादा गया और प्रिंसिपल कम गया? जिस महीने में आप प्री पेमेंट करते हो बैंक उस दिन का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग उठाता है, फ्यूचर का ब्याज नहीं लगाता कभी भी। ओके, और प्री पेमेंट क्लोजर भी लगाता है? नहीं लगाता आजकल। होम लोन में जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं जी, जून 2012 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर आ चुका है। ओके, चाहे आप किसी बैंक, किसी एनबीएफसी, किसी सरकारी बैंक, किसी कोऑपरेटिव बैंक या किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से कोई भी फ्लोटिंग रेट होम लोन लेते हैं, ओके, उस पे कोई प्रीपेमेंट, कोई पार्ट पेमेंट चार्जेस नहीं है। और अगर फिक्स्ड रेट लोन है तो फिक्स रेट पे लगेगा। अच्छा, फिक्स रेट पे लगेगा क्योंकि बैंक को नुकसान है। उसमें कितना रहता है वो वेरी करता है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन, बट एवरेज हमने जो देखा है अपने एक्सपीरियंस से 1.5 से 3% तक जाता है। तो ये तो काफी बट फिक्स रेट पे अगर पिछले 13 साल के एक्सपीरियंस से बताऊं आपको, तो फिक्स रेट पे कोई भी समझदार इंसान लोन नहीं लेगा। क्यों? आज अगर फ्लोटिंग रेट 8.5% है, आपको पता है फिक्स रेट आज के डेट में बैंक्स का क्या है? 10%। इतना गैप रहता है 8.5 से 10? बिल्कुल, क्योंकि बैंक ने क्या करा, बैंक कहता है मैं मार्केट डायनेमिक्स के हिसाब से आपको रेट नहीं दे रहा। ओके, अगर आप मुझसे बेसिक नॉर्म पूछो 8.5% का रेट है तो उसका ब्रेकअप क्या है? आरबीआई का रेपो रेट है 6.5%। ओके, 2% बैंक का मार्जिन है जो बैंक ने डिसाइड करा मार्जिन। ठीक है, कस्टमर की सिबिल रेटिंग है। तो रेपो रेट जैसे 0.25 ऊपर नीचे तो ये आपका रेट 8.5 से 9.25 हो जाएगा। ओके, उसी इक्वेशन में 6.5 हो जाएगा, ये रेट 8.25 हो जाएगा। तो आरबीआई परमिट करती है 2% का? नहीं, आरबीआई ने तो बोला है कि जो भी बैंक इंडिया में लोन देगा वो रेपो रेट से लिंक करके देगा, और ये करीबन 2% है। अब मार्जिन बैंक ने डिसाइड करना है। अच्छा, मार्जिन बैंक। सर देखो अगेन, पोर्शे गाड़ी 2.5 करोड़ की है जी, उसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, पर है तो वो भी गाड़ी, मारुति की गाड़ी 15 लाख की है, ये बैंक की को। हाँ, तो वो आरबीआई ने डिस्क्रिप्शन बैंक को दिया है कि भैया जैसे जैसे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी वैसे वैसे आप मार्जिन सेट करो। अच्छा, इसीलिए क्लाइंट को भी मेरा रेपो रेट रहेगा, क्लाइंट को भी ऊपर नीचे परसेंटेज देके क्लोज करने के लिए वो बैंक को डिसाइड करना, वो बैंक का जी, बैंक का। अच्छा, ऐसे कौन कौन से गाइडलाइन है जो एक बेसिक जो लोन लेने वाला है उसको ध्यान रखनी चाहिए कि भाई शुरू में लोन ले रहा है तो उसको ये बेसिक बातें ध्यान रखनी चाहिए? सिंपल कोई 2-3 बातें, 3-4 बेसिक बातें जी। इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग है या फिक्स है? तो आपके हिसाब से फ्लोटिंग होना चाहिए, फ्लोटिंग लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फ्लोटिंग में एग्जिट जीरो है आपकी। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि 7 से 8 साल एक लोन की साइकिल रहती है। अगर आप ये चाहते, आपने कई लोगों से सुना होगा कि मैंने 2018 में लोन लिया था 7% पे, आज मेरा लोन कर दिया बैंक ने 9.5%। हाँ, बिल्कुल सुन। पर वही मेरे भाई ने नया लोन लिया 8.5% पे, जबकि मैं एग्जिस्टिंग कस्टमर हूं तो मैं लॉयल कस्टमर हुआ, ट्रू, पर मैं 1% फालतू ब्याज दे रहा हूँ। तो इसके पीछे की जो मैट्रिक्स है
वो रेपो रेट से या प्राइम लेंडिंग रेट से गवर्न होती है। ओके। जैसे जब 2019 में लोन लिया उस टाइम पे रेपो रेट के ऊपर 3% का मार्जिन था। ओके। आज बैंक्स को आप कभी भी सोचिए मार्केट कैसे चलती है, जब नया बिजनेस एक्वायर करा जाता है तो नए कस्टमर को नई प्राइसिंग पे एक्वायर करा जाता है। ट्रू। तो आज की डेट में कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो बैंक ने क्या करा है, रेपो रेट के ऊपर 2% का मार्जिन लगा दिया। तो मेरे भाई का मार्जिन 2% है, मेरा मार्जिन 3% है। तो ऐसे केस में मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपने एग्जिस्टिंग बैंकर को बोलूं कि मेरा रेट कम करो, नहीं तो मैं इस लोन को किसी दूसरे बैंक में शिफ्ट कर दूं। हाँ, तो रीफाइनेंसिंग इसको बैलेंस ट्रांसफर बोलते हैं। ओके। क्योंकि जब आप किसी नए बैंक में जाएंगे तो बैंक आपको नई टर्म्स पे बोरो करेगा, एक्वायर करेगा। ओके। तो जो लोन आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि आपने ब्याज देना है, वो बैंक के लिए एसेट है, क्योंकि बैंक उससे कमा रहा है। एग्रीड। तो मतलब इसमें अगर किसी ने 2019 में कोई लोन लिया है जी, तो उसको अब रीफाइनेंसिंग सोच लेना चाहिए, या तो बैंक ही नेगोशिएट कर देगा या दूसरे बैंक। दूसरी ऑप्शन क्या है, पहली ऑप्शन हमेशा पुराने बैंकर को देनी चाहिए। ओके। वो क्यों? क्योंकि जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि 20 साल के लोन में शुरू में ब्याज ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे ब्याज घटता रहता है, प्रिंसिपल बढ़ता रहता है जी। तो आपको अपना रीपेमेंट शेड्यूल उठा के देखना चार्ट कि 2019 में जब लोन लिया था मैंने, आज मेरी किस्त के अंदर कितना आया, ब्याज है कितना और असल है। ठीक है। और ये नए बैंक से शेड्यूल मांगो आप, क्योंकि कई बार यहाँ पे एक बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने डिस्कस करा। कई बार लोगों को लगता है कि मैं लोन रीफाइनेंस कराऊंगा तो मैं चक्रवर्ती ब्याज भर रहा हूँ, कि ब्याज के ऊपर ब्याज भर रहा हूँ, कि 5 साल में मैंने मेजर ब्याज पुराने बैंकर को दे दिया। अब आज मेरा इक्विलिब्रियम ऐसे आ गया कि 1 लाख रुपए की किस्त के अंदर मैं 60,000 रुपए तो असल ब्याज भर रहा हूँ, 40,000 रुपए असल का भर रहा हूँ। ठीक है। पर नए बैंक ने जो मुझे टेबल दी उसमें फिर मेरा ब्याज 70,000 रुपए हो गया जी। तो आपको फिर उस बैंक से बोलना है कि भाई मुझे लोन आपसे ट्रांसफर कराना है, पर पूरे 20 साल का या 15 साल का नहीं लेना, जितने पहले साल में आपने 5 साल वापस कर दिए। आपने 2019 में 15 साल का लोन लिया, ठीक है, आज मैं दे चुका हूँ 2000, तो आप 10 साल का लोन पूछो उनसे, आप 10 साल का शेड्यूल लो। तो यहाँ पे कई बार हम क्या करते हैं, ये मैं बहुत आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, हम कई बार रेट ऑफ इंटरेस्ट के पीछे कोशिश करते हैं कि हमारी बेनिफिट हो रहा है, बट आपको ये कंपेयर करना चाहिए कि जो नया बैंक आपको लोन दे रहा है उसका रीपेमेंट शेड्यूल कितने साल का है। ओके। और उसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का ब्रेकअप कितना है, क्या वो पुराने वाले से मैच कर रहा है आफ्टर 5 ईयर? यस। नहीं, आज जो उनका शेड्यूल चल रहा है भाई 2019 वाले लोन का शेड्यूल, तो आज मुझसे बैंक उस रेट से चार्ज कर रहे हैं, तो नया बैंक का शेड्यूल मुझे इफेक्टिव लग रहा है नहीं लग रहा। ओके, तो एक तो मेजर पॉइंट हो गया, एक तो हो गया आपका ये फ्लोटिंग रेट है, फिक्स रेट। दूसरा है एंट्री कॉस्ट, कि जो बैंक आपको लोन दे रहा है उसकी एंट्री कॉस्ट क्या है, लीगल चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, टाइटल सर्च रिपोर्ट, प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन चार्जेस, क्या क्या चार्जेस हैं, और सारी चीजें बैंक से पहले ले लो कि आपको लोन देने के लिए क्या क्या कॉस्ट है। कई बैंक बोलते हैं कि प्रोसेसिंग फीस 0 है, काफी सुनने में आता है प्रोसेसिंग फीस के बैनर देखे आपने, 0 फीस। पर जब आप डिटेल में जाते हो फिर बैंक बताता है भाई साहब हमारी प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन थर्ड पार्टी लॉयर करेगा, 6,000 रुपए उसके हैं, प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन थर्ड पार्टी वैल्यूएशन एजेंसी करेगी, 6,000 रुपए उसके हैं, क्योंकि आप प्रॉपर्टी रेडी टू मूव खरीद रहे हो, आपकी प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस करानी पड़ेगी, 20,000 रुपए उसके हैं जी। तो 6 और 6 12 और 20 32,000 रुपए का खर्चा हो गया। तो इसी वजह से ये खर्चों में आपको कंपैरिजन जरूर करना है, बैंक से पूछना है कि उसकी एंट्री कॉस्ट क्या क्या है। ये अक्सर ना बैंक के एम्प्लॉइज भी नहीं बताते, डीएसएस भी नहीं बताते, बाद में वंस यू हैंड ओवर द पेपर टू देम उसके बाद निकल के आती है। तो सर आपको बेसिकली वही बात है, जब आप किसी को लोन के लिए बात कर रहे हैं आप 3-4 पॉइंट्स उनसे पहले ही पूछ लीजिए ना, ठीक, प्रोसेसिंग फीस क्या है, लीगल टेक्निकल की फीस क्या है, कोई प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है या नहीं है, कोई लोन इंश्योरेंस है या नहीं है, कोई इंस्पेक्शन चार्जेस है या नहीं है। विदाउट नेमिंग एनीबॉडी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर एक प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन चार्जेस होते हैं, जिसमें ब्रांच के पर्सन को प्रॉपर्टी इंस्पेक्ट करनी होती है, उसके भी 2,500-3,000 रुपए लगाए जाते हैं। ओके, तो इसमें मेरा जैसे अगला क्वेश्चन इसी से लिंक्ड है कि तीसरा पॉइंट इसी चार्जेस को लेके प्री क्लोजर चार्जेस, जैसे भी आपने पूछा प्री क्लोजर चार्जेस, पार्ट पेमेंट चार्जेस, तो वो आपको बैंक सैंक्शन लेटर में लिख के देगा कि कभी भी आप फ्लोटिंग रेट लोन है, आप टाइम से पहले वापस करेंगे, कोई पेनल्टी नहीं है। ओके, कोई पार्ट पेमेंट पेनल्टी नहीं है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्री ईएमआई और ईएमआई, बिकॉज आज आपने देखा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। ट्रू। प्री ईएमआई क्या होती है, सिर्फ ब्याज देना। ओके, मतलब अनटिल पोजीशन। ईएमआई क्या होती है सर, इंस्टॉलमेंट होती है, असल प्लस ब्याज, इसको मिला के इंस्टॉलमेंट बनती है जी। प्री ईएमआई या सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, आज मैंने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदी 2 करोड़ रुपए की, 1 करोड़ 50 लाख का लोन सैंक्शन करवा दिया, बिल्डर ने मुझे पेमेंट प्लान दिया जिसमें 10% की पेमेंट मैंने करी,
फिर पहली डिस्बर्सल बैंक से आ गई 30 लाख रुपए की। बिल्कुल अभी तो मुझे बैंक से पूछना है 30 लाख रुपए देते टाइम पे कि क्या मैं इसमें असल दे सकता हूँ साथ में। ओके बिकॉज कई बैंक्स के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में, क्योंकि पूरा लोन 1,50,00,000 का नहीं डिस्बर्स हुआ, बैंक इंस्टॉलमेंट नहीं चालू करता। बैंक क्या कहता है जी 25 से 30 महीने तक सिर्फ ब्याज जाता रहेगा आपका। ओके, तो इसको हम नेगोशिएट कर सकते हैं बैंक के साथ? आपने चेक करना है कि उस बैंक के पास ये फैसिलिटी है या नहीं है। अच्छा, ये भी बैंक टू बैंक वेरी बिल्कुल बिल्कुल वेरी करता है सर। अब उसमें बेनिफिट क्या है? आप बोलोगे गौरव मेरा नुकसान क्या है? ब्याज तो मुझे वैसे भी देना था, वैसे भी देना था। सबसे इंपॉर्टेंट नुकसान क्या है? आज आप बैठे हो 2024 में, आपकी उम्र 42 साल है, आपने 20 साल का लोन ले लिया जी और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदी जी, प्रॉपर्टी का पोजीशन मिलेगा 4 साल बाद। बिल्कुल। पहले आपने 30 लाख डिस्बर्स कराया, फिर 6 महीने बाद 30 लाख होगा, ऐसी 4 साल में पूरा लोन डिस्बर्स हो जाएगा। अब आपके हिसाब से तो 23,000 रुपए जो बैंक ले रहा है हर महीने, वो किस्त ले रहा है। 4 साल बाद जब आपने पूछा बैंक से कि मेरा टेन्योर कितना बचा है, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, तो बैंक बोलेगा भाई साहब 20 साल बचे। अब बोलोगे 20 साल पहले, 4 साल पहले तो मैंने लोन शुरू करा था। वो कहेगा नहीं सर, क्योंकि प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन थी, अभी तक जो भी पैसा आपने दिया वो सारा का सारा सिंपल इंटरेस्ट में गया, अभी आपका टेन्योर कम होना चालू ही नहीं हुआ। तो ये चीज तो फिर पहले बैंक से नेगोशिएट, यही चीज तभी जब हम लोन ले रहे हैं तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है, प्री EMI लगेगी नहीं लगेगी। ओके, क्योंकि आप समझने की कोशिश करें, हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, तो मेरा टेन्योर भी तो कम हो ना। जब उम्र बढ़ रही है तो लायबिलिटी धीरे धीरे कम होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो इस वजह से जब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपने बैंक से पूछना है कि क्या मेरे लोन के अंदर पार्ट EMI की ऑप्शन है या नहीं है। इसको बोलते हैं पार्ट EMI या ट्रेंच EMI। ओके, पार्ट EMI जैसे टुकड़ों में डिस्बर्सल होगा तो टुकड़ों में मेरा असल भी जाता रहेगा। जैसे इसी 30 लाख रुपए के ऊपर अगर आप 23,000 रुपए का ब्याज दे रहे हो और अगर आपको कोई बोले कि भाई साहब 30,000 रुपए देना है EMI का, जिसमें 7,000 रुपए असल है और 23,000 रुपए ब्याज है, तो आपको नहीं कटेगा। क्योंकि 4 साल कम हो जाएगी। उससे क्या हुआ, 4 साल के अंदर भाई साहब आपकी थोड़ी थोड़ी लायबिलिटी कम होगी। तो 4 साल बाद जब आपने देखा कि मैंने 1.5 करोड़ का लोन लिया, तो मेरा लोन कितना बचा है, 1,42 बचा है या 1,41 बचा है, तो धीरे धीरे कुछ पैसा वापस चला गया। तो जैसा अभी आपने बेसिक सारी हमें बताया कि भाई किस तरह से चीजें होनी चाहिए, इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से होना चाहिए? तो आपके थ्रू मैं एक बार ऑडियंस से ब्रीफ करना चाहूंगा कि डॉक्यूमेंटेशन तो जब हम कर्जे की बात कर रहे हैं तो कर्जा हमारी इनकम के हिसाब से आएगा कि हम कितना कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं। और क्योंकि हम एक बैंकिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे जो भी लोन्स हैं वो सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू आते हैं, तो जो भी इनकम आप डॉक्यूमेंट्स में दिखाते हैं तो इसके लिए प्रोफाइलिंग होती है कि जो लोग जॉब करते हैं उनको इनकम डॉक्यूमेंट्स में सैलरी स्लिप मिलती है, फॉर्म 16 मिलता है। तो बैंक बेसिकली 3 साल का एक्सपीरियंस देखता है आपका, 3 साल की फॉर्म 16 देखता है, 3 महीने की पे स्लिप देखता है, क्योंकि उनको एक इनकम की कंटिन्यूटी चेक करनी है। कभी इनकम वेरी करती है, कभी सैलरी कटती है, नहीं कटती, इसलिए 3 महीने की सैलरी स्लिप लेते हैं। फिर बैंक स्टेटमेंट लेते हैं 6 महीने से 12 महीने की, जहां पे सैलरी क्रेडिट होती है, ताकि ये चेक करें कि आपका कोई लोन चल रहा है नहीं चल रहा है, सैलरी टाइम पे आ रही है नहीं आ रही है, आपकी EMI बाउंस तो नहीं हो रही। फिर बिजनेसमैन प्रोफाइल में, क्योंकि बिजनेसमैन में डिटेल्ड एनालिसिस होती है, क्योंकि ITR सारी रिफ्लेक्शन नहीं कर पाती ना कि कितना आप कमा रहे हैं, तो ITR के साथ ऑडिट रिपोर्ट लगती है, बैंक बैलेंस शीट्स लगती हैं, बैंक स्टेटमेंट लगती हैं, GST लगता है। प्रोफाइलिंग है कि आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, ट्रेडर हैं। तो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी बैंक आपको लोन देने से पहले आपके 3 साल की इनकम की हिस्ट्री चेक करेगा कि आपने पिछले 3 साल में इनकम को कैसे डिक्लेयर करा है, सैलरी के रूप में हो या बिजनेस इनकम के रूप में हो, या अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं तो उसमें आपकी ITR अलग जाती है, कंपनी की ITR अलग जाती है। वो फाइनेंशियल हेल्थ देखता है, क्योंकि बैंक आपकी करंट इनकम के बेसिस पे प्रोजेक्ट कर रहा है कि इस इंसान को मैं कितना लोन दूं, ये लोन मुझे 20 साल में वापस कर पाए। तो अब मेरा जैसे इससे अगला क्वेश्चन इसी पॉइंट पर है, सिविल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लोन डिसबर्समेंट में। सिविल के बारे में आप थोड़ा सा एलुब्रेट करें कि सिविल कैसे मतलब टेक केयर करना चाहिए, कब से सिविल को हम शुरू से तरीके से ले सकते हैं, सिविल के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। सर सिविल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिविल इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारी रीढ़ की हड्डी को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई सर्जरी रीढ़ की हड्डी को सब्स्टिट्यूट रिप्लेस नहीं कर सकती। ऐसी सिविल है। सिविल आपकी फाइनेंशियल गुडविल है, जहां पे आप ये दिखा रहे हो कि मैं एक अच्छा रीपेमेंट मास्टर हूं, मैं सारे पैसे टाइम पे देता हूं। तो आप कैसे किसी को प्रूव करोगे कि मैं सारी पेमेंट टाइम पे देता हूं? जी, आप बोलोगे मेरे नेटवर्क के लोगों से चेक कर लो, पर कभी भी कोई इंस्टीट्यूशन जब किसी को लोन देगा तो क्रेडिबिलिटी कैसे चेक करेगा? वो आपकी डेटाबेस पे क्रेडिबिलिटी चेक करेगा, आपके पैन नंबर, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, उसके बेस से जो डेटाबेस जा रहा है। तो सिविल रिपोर्ट आपकी एक फाइनेंशियल बैकबोन है। सिविल आज की डेट में सब कुछ है, सब कुछ, एंड आई मीन इट। वो इसलिए सब कुछ है क्योंकि सिविल स्कोर के बेसिस पे
आपको बैंक लोन देगा नहीं देगा ये डिसाइड होगा, किस रेट पे लोन मिलेगा नहीं मिलेगा ये डिसाइड होगा, लोन कितना मिलेगा ये डिसाइड होगा नहीं होगा, क्योंकि सिविल ये दिखा रहा है कि आप एक अच्छे रिपेमेंट मास्टर हैं या एक बुरे रिपेमेंट मास्टर हैं। तो सिविल स्कोर के बेसिस पे यू विल बी सरप्राइज टू हियर मनीष जी, पहले बैंक में इंटरेस्ट रेट की पावर्स होती थी मैनेजर ग्रेड पे कि एजीएम के पास 50% डिस्काउंट की पावर है, जनरल मैनेजर के पास 1% डिस्काउंट की पावर है जी, ये सारी पावर सब खत्म हो गई ये है। हर एक बैंक में सिविल से कनेक्टेड हो गया है। आप अपने किसी बैंकर से पूछोगे कि मुझे गाड़ी का लोन लेना है, वो पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा सर आपका सिविल स्कोर कितना है, कि जब आप उनको बताओगे कि मेरा सिविल स्कोर 800 प्लस है तो बोलेगा सर आपको बेस्ट रेट मिलेगा। और अगर आप बोलोगे कि मैंने नहीं चेक करा तो वो बोलेगा सर पहले मैं सिविल चेक कर लेता हूँ तब आपको रेट कमिट कर पाऊंगा। क्योंकि जब से 2019 से रेपो रेट बेस्ड लेंडिंग शुरू हुई है, आरबीआई ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं सारे इंस्टीट्यूशंस को कि आप अपनी प्राइसिंग डिसाइड करो कस्टमर की प्रोफाइल के हिसाब से। ओके, कि कौन सिबिल को अगर मैं घर पर रहकर मेजर करना चाहूँ तो उसका कोई तरीका है? बिल्कुल बिल्कुल कैसे होता है? बिल्कुल देखिए सिविल दो ही तरीके से चेक हो सकता है जी। एक कोई बैंकर चेक करे, एक आप खुद चेक करे। आपको खुद अगर सिविल चेक करना है, पहली बात तो क्वेश्चन आता है कि कोई सिविल क्यों चेक करेगा आपका? भाई जो आपसे कोई फाइनेंशियल लेन देन करेगा वही तो आपकी क्रेडिबिलिटी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को चेक करेगा ना। तो आप अपनी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी लोन लेने से पहले खुद भी चेक कर सकते हैं। सिविल.com पे जाके अपनी खुद की क्रेडिट रिपोर्ट आप परचेज कर सकते हो। 550 रुपए की उनकी सब्सक्रिप्शन होती है वन टाइम की, जहां पे एज अ कंज्यूमर आप अपना सिविल स्कोर चेक कर रहे हो, जहां पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके नाम से कितने क्रेडिट कार्ड हैं, कितने लोन्स हैं, कितने लोन लिए थे, कितने लोन बंद हो गए, किन की पेमेंट टाइम पे जा रही है, कितनी पेमेंट टाइम पे नहीं जा रही, और आपका सिविल स्कोर निकल के आ जाएगा। उससे क्या है कि जब आप कोई लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हैं या कोई होम लोन ले रहे हैं या कोई एजुकेशन लोन ले रहे हैं जहां पे लिटरली जिंदगी का सबसे मेजर स्टेप है, वो लेने में आपको आसानी रहेगी। क्योंकि जब बैंक सिविल निकालेगा आपका, बैंक आपको पूछेगा, अप्लाई करना पड़ेगा आपको सिविल निकालने के लिए, क्योंकि बैंक ऐसे सिविल नहीं निकाल सकता। ओके, आपको अप्लाई करना पड़ेगा वहां पे। जैसे आज हम सिविल के बारे में बात कर रहे हैं, आपको डिसाइड हुआ कि मेरा एक दोस्त है वो किसी बैंक में मैनेजर है, आपने बोला यार गौरव से मेरी बात हो रही थी, गौरव कह रहा था कि सिविल से ये होता है, सिविल से वो होता है, यार मेरा पैन कार्ड दे दो, मेरे सिविल निकाल दे। वो गलत है। वो क्या करेंगे, वो अपने बैंक में एक डमी इंक्वायरी डालेंगे कि मनीष जी ने एक फेक क्रेडिट कार्ड के लिए, एक डमी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करा। ओके, और आप बिलीव नहीं करेंगे मनीष जी, वो रिपोर्ट भी इनकंक्लूसिव है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपके 3 क्रेडिट कार्ड है, 2 पर्सनल लोन है, 1 हाउसिंग लोन है जी, उसकी इंफॉर्मेशन उस बैंक की सिविल रिपोर्ट में नहीं होगी, क्योंकि मेंबर नेम नॉट डिस्क्लोज होता है। सिविल क्या है? सिविल एक सेंट्रलाइज एजेंसी है जिसका काम है बैंकों से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डेटा लेना, और जो भी उससे डेटा मांगे, कौन मांगे, या तो बैंक नया लोन देते टाइम या फिर कस्टमर खुद मांगे, वो डेटा उनको दे देना। ओके, तो सिविल अपना इंफॉर्मेशन कोई खुद नहीं डालता, जो डेटा उनके पास बैंक से आता है सिविल उसको सेंट्रलाइज करता है और डेटा दे देता है कस्टमर्स को। तो बेस्ट वे ये है कि आप 550 खुद निकाल लो, खुद निकाल अपना बिल्कुल सिविल निकाल। बिल्कुल। और सिविल में तो और ये वन टाइम फीस है? नहीं, एवरी मंथ की होती है। ओके, पर हर महीने निकालने की जरूरत नहीं होती ना, साल में आपको इनफैक्ट कई क्रेडिट एजेंसीज तो ऐसी हैं, सिविल के अंदर भी मैं अभी देख रहा था वेबसाइट पे, तो पहला 1 साल का 1 साल में एक बार आप फ्री रिपोर्ट भी निकाल सकते हो, 1 साल में एक बार, गेट योर फ्री क्रेडिट स्कोर में। बट कभी कभार जब आप किसी मोबाइल ऐप पे या किसी दूसरी ऐप पे सिविल स्कोर का आइकन देखते हैं, उस पर मत क्लिक करा करिए, वो भी डिस्ट्रीब्यूटर है। उससे क्या होता है, देखिए इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं आता, उन्होंने एक दूसरी क्रेडिट एजेंसी से टाइप कर रखा होता है, एक्सपीरियन है, इक्विफैक्स है, आपके नाम से रिलेटेड जितने भी रनिंग लोन्स या क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन उनके पास चली जाती है। फिर कभी आपने देखा कि आपने मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा ऐप पे, पर आपने देखा कि गौरव ने इतना ज्ञान दे दिया सिविल के बारे में, तो मैंने क्रेडिट स्कोर ऐप पे चेक कर लिया, स्कोर तो दिखा दिया उन्होंने 780 का, पर पूरी इन्फॉर्मेशन आई नहीं, पर आपका सारा डेटा उन एजेंसीज के पास चला गया, उनको मतलब पूरा ट्रैक हो गया मैंने कौन सा। फिर आपके पास कॉल आनी शुरू हो जाएंगी कि सर आपका क्रेडिट कार्ड चल रहा है इस बैंक से, इसके ऊपर लोन ले लो, इसका बैलेंस ट्रांसफर कर लो, ये आपकी गाड़ी का लोन चल रहा है, इसका इंश्योरेंस करा लो। तो क्रेडिट स्कोर इतना इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। क्यों? क्योंकि हमने लोन डिस्ट्रीब्यूशन के 23 साल में मैंने ये चीज नोटिस करी है कि आज की डेट में ऐसे ऐसे लोगों के क्रेडिट स्कोर के क्रेडिट रिपोर्ट्स के अंदर डेटा आ रहा है कि 11 साल पुराना कोई एवन एमरो बैंक का क्रेडिट कार्ड था जी, अब एवन एमरो बैंक ने इंडिया में काम बंद कर दिया। उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना पूरा पोर्टफोलियो कोटक महिंद्रा की
एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है फिनिक्स एआरसी, Okay. उनको बेच के एबीएन एम्रो बैंक चला गया बाहर, इंडिया से बाहर चला गया, राइट। अब कोटक महिंद्रा की एजेंसी है जो फिनिक्स एआरसी, वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिन्होंने वो पुराने क्रेडिट कार्ड और लोन के जो ड्यू पेमेंट थी वो खरीद लिए। Okay. अब उनकी वो कंपनीज क्रेडिट सिविल में रिपोर्ट कर रही हैं। अब मान लीजिए आपने अपने बेटे के लिए एजुकेशन लोन अप्लाई करा और आपका सिविल स्कोर 680 आया, उसकी वजह से वो और बैंक ने एप्लीकेशन डिक्लाइन कर दी। Oh my God. आपने बोला मैंने तो कभी देखा नहीं, फिर आपने जब अपनी पर्सनल रिपोर्ट निकाली तब आपको पता चला कि फिनिक्स एआरसी के नाम से कोई 2,500 रुपए का ड्यू दिखा रहा है, 2011 से दिखा रहा है। अब आप बोलोगे फिनिक्स एआरसी तो है नहीं, फिर आपने जब फिनिक्स एआरसी को कॉन्टेक्ट करा, उन्होंने बताया कि सर हमने एबीएन एम्रो का क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो खरीद लिया। फिर आपको याद आएगा यार एबीएन एम्रो का एक लड़का आया था, उसने बोला था क्रेडिट कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिर एनुअल फीस आ गई, मैंने अपनी शॉपिंग के पैसे तो भर दिए पर फीस के पैसे भरे नहीं। उस 2,500 रुपए ने क्रेडिट स्कोर को खराब कर दिया। Okay. मतलब you have to be very careful, वेरी केयरफुल, especially with credit cards. वेरी केयरफुल। एनी क्रेडिट कार्ड पोस्टपेड, आजकल पोस्टपेड कनेक्शंस होते हैं, पोस्टपेड पेटीएम है या कोई भी ऐप पे बोलते हैं ना कि पेटीएम पोस्टपेड है, आज यूज करो 40 दिन बाद वापस दो, ऐसे आपने देखा जीरो इंटरेस्ट के लोन्स हैं, वो भी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही है। भाई अगर आज आपको विजय सेल्स पे कोई लैपटॉप मिलता है जिसमें 6 महीने तक कोई ईएमआई नहीं है, भाई साहब जो पैसा को फंड कर रहा है उसका ब्याज तो जा रहा है ना, बिल्कुल। उसका ब्याज कौन कर रहा है? उसका ब्याज है तो मैन्युफैक्चरर भर रहा है, या फिर शोरूम वाला भर रहा है, या फिर कोई स्कीम चल रही है, ब्याज तो जा रहा है, पर कोई उस ब्याज को ऑब्जॉर्व कर रहा है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो यूजुअली कुछ ऐसी गलतियां जो एक होम लोन जो भी बंदा लेता है या कोई भी लोन लेता है, तो ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं, 2-3 मिस्टेक जो यूजुअली लोग करते हैं और जो जिनसे बचा जा सकता है अगर थोड़ा सा उसको। यही चीज जो मैंने आपको बताया, एंट्री कॉस्ट चेक कर ली, एग्जिट कॉस्ट चेक कर ली, आपने प्रॉपर्टी का लीगल टेक्निकल तो चेक हो ही जाता है जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो बैंक को प्रॉपर्टी पेपर की फोटोकॉपी जाती है, वहां पे बैंक आपको बता देता है कि ये पेपर ठीक है जी, इस पेपरों में ये कमी है या इन पेपरों में ये कमी नहीं है, इन डॉक्यूमेंट्स में ये कमी नहीं है, तो उसी हिसाब से डिसाइड हो जाता है। और क्रेडिट इंपॉर्टेंट है, तो आप कभी भी कोई बड़ा लोन ले रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं, उससे पहले अपना पर्सनल सिबिल स्कोर चेक कर लीजिए, ताकि आपको अपहैंड इन्फॉर्मेशन रहे कि हाँ मेरा क्रेडिट स्कोर इतना है, ताकि आप कभी भी किसी बैंकर से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नेगोशिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे तो नहीं नेगोशिएट कर पाएंगे, टाइमलाइंस पे नेगोशिएट कर पाएंगे कि काम आपका जल्दी हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और समझ में आती है, सुनने में आती है कि प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक्स में काफी फर्क होता है। आप क्या सजेस्ट करेंगे, कौन से बैंक को पहले अप्रोच करना चाहिए? फर्क क्या है इनके दोनों के काम सर का? दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे आज की डेट जी, डिपेंड करता है एसेट कौन सा खरीद रहे हैं आप। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक जो है, जो इंडिया के पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स हैं, हमें लगता है कि वहां पे ट्रांसपेरेंसी 100% है, और प्राइवेट बैंक में कई चीजें बताई नहीं जाती जो बाद में निकल के आती हैं। मैं इस चीज से एग्री नहीं करूंगा। उसकी वजह क्या है, चाहे सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, कंज्यूमर को खुद ही समझदार बनना पड़ेगा कि मेरे को चेक पॉइंट्स क्या बनाने हैं। जैसे मान लीजिए जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, रेडी टू मूव इन है, ओके, आपकी प्रॉपर्टी के अंदर आपको कितनी फंडिंग चाहिए, ठीक है जी, आपका जो लोन है वो फिक्स रेट पे है या फ्लोटिंग रेट पे है। अब क्योंकि आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो रेपो रेट से ही मिलेगा, बिल्कुल, पर वहीं पे अगर आपने कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोन लिया, जैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस या फिर टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस, NBFC हाउसिंग फाइनेंस, वो बैंक नहीं है। NBFC उनका रेपो रेट, NBFC और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जी, उनका रेट रेपो रेट से गवर्न नहीं होता। उनका एक अलग मैकेनिज्म चल रहा होता है जिसको हम रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट बोलते हैं या PLR बोलते हैं। ओके, तो वो क्योंकि RBI गवर्नमेंट बैंक नहीं है तो वो रेपो रेट से लिंक लेंडिंग नहीं करते, तो शायद वो आज आपको आपके कॉम्पिटिटिव रेट पे दे दे, पर कल को अगर 6 से 8 महीने बाद या 9 महीने बाद उनका एक लेटर आ जाए आपके पास कि नहीं हमारी कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ गई है, तो आप सरप्राइज मत होइएगा। अच्छा, तो इसमें कभी भी उस फंडिंग को बढ़ सकता है, मतलब रीजन क्या है, एक डायनेमिक नहीं है ना। जैसे आज आपको पता है कि फरवरी 23 के बाद RBI का रेपो रेट नहीं बढ़ा, लास्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेपो रेट बढ़ा था फरवरी 2023 में, जो 6.25% से 6.5% हुआ था जी। फरवरी 2023 के बाद रेपो रेट RBI ने नहीं बढ़ाया, राइट। तो इसी वजह से जिन लोगों ने पहले लोन लिए हुए थे उनके रेट बिल्कुल कांस्टेंट चल रहे हैं। तो बैंक भी क्या करते हैं, जो मार्केट डायनेमिक्स होते हैं उसके हिसाब से रेट बढ़ाते हैं। जैसे अप्रैल 24 के बाद से प्राइवेट सेक्टर बैंकों का रेट एकदम बढ़ गए जी, 30 से 40 पैसे बढ़ गए, 0.3 से 0.4% प्राइवेट सेक्टर बैंक में रेट बढ़ गए। जो प्राइवेट बैंक आपको मार्च 2024 से पहले 8.35 का रेट दे रहा था, 8.4 का रेट था, अगर आप उनसे आज बात करेंगे रेट 8.6 या 8.7 है। क्यों? क्योंकि बैंक के पास सबसे सस्ता सोर्स ऑफ फंड होता है बैंक अकाउंट डिपॉजिट्स का, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स का। अब आज की डेट में लोग अपने पैसे अकाउंट्स में नहीं रखते,
आप भी नहीं रखते, मैं भी नहीं रखता। हम सारे मार्केट में इन्वेस्ट करके रखते हैं, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। कोई ने, किसी ने स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ है, किसी ने इक्विटी में लगाया हुआ है, किसी ने म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ है जी। तो बैंक अकाउंट में पैसे नहीं रखते, जबकि बैंक अकाउंट में पैसे रखना सबसे सस्ता सोर्स है बैंक के पास। तो जब डिपॉजिट रेशियोज कम होंगे तो कॉस्ट ऑफ फंडिंग बैंक की बढ़ेगी। तो जब बैंक की किसी कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ेगी तो वो बैंक आगे भी महंगा ही देगा। आपने आजकल देखते होंगे, सुनते होंगे 7.5% पे एफडी करा लो। आप खुद सोचिए 7.5% में बैंक अगर एफडी करेगा, उनकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है, एम्प्लॉय कॉस्ट है, सब कुछ है, तो कितना रेट पे लेंड करेगा वो। इसी वजह से ये रेट बढ़ गए हैं। पर लकीली जिन लोगों ने मार्च 24 से पहले के लोन लिए हुए उनके रेट नहीं बढ़े, क्योंकि रेपो रेट नहीं बढ़ा। नए कस्टमर्स के लिए रेट बढ़ गए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अभी भी दे आर कॉम्पिटिटिव, बिकॉज उनके पास उनकी हिस्ट्री 50, 60, 70, 100 साल पुरानी है, तो उनके पास डिपॉजिट रेशियोज बहुत ज्यादा है, इसलिए उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ फंड्स कम है। तो आइडियली वी शुड गो फॉर डिपेंडिंग ऑन बैंक, बिकॉज अगेन जब आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपको ये देखना है कि वो प्रॉपर्टी कौन कौन से बैंक से अप्रूव्ड है। ओके। फिर ये जो ईएमआई वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ईएमआई जाएगी या सिर्फ ब्याज जाएगा, कितना परसेंट वो फंड करेंगे। कई बार क्या होता है, एलिजिबिलिटी नहीं बन पाती लोन की आपकी, तो बैंक बोलता है जी अगर आपका पेमेंट प्लान 10 इंस्टॉलमेंट का है तो शुरू की 3 इंस्टॉलमेंट आपको देनी पड़ेगी, फिर मैं दूंगा। तो ये पूरा एक डिटेल्ड एनालिसिस है, ये आसान नहीं है, बट अगेन यहाँ पे फिर आपको प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी होती है और थोड़ा सा होमवर्क खुद भी करना होता है। एक क्वेश्चन बहुत आता है हमारे व्यूअर्स की तरफ से कि आप जब होम लोन करते हैं तो इंश्योरेंस जरूर करते हैं। बहुत लोग ये कहते हैं कि मैंने ऑलरेडी इंश्योरेंस कवर किया हुआ है, मतलब मेरा टर्म प्लान काफी अच्छा खासा है, तो मैं नहीं लेना चाहता। आप क्या सजेस्ट करेंगे, होम लोन के साथ इंश्योरेंस का राइडर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या क्या मतलब करना चाहिए? सर ये अगेन बड़े पर्सनल पोर्टफोलियो पे डिपेंड करता है। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। आप एज्यूम करिए हमने लोन नहीं लिया हुआ, हमने इंश्योरेंस क्यों कराई है कि कल को अगर हमारे साथ कोई ऊंच नीच हो जाए तो हमारी फैमिली के पास इतना कॉर्पस होना चाहिए कि वो सर्वाइव कर सके, राइट। अब आज मान लीजिए मेरा 3 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस है और मेरे पास कोई लोन नहीं है। अब मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी 4 करोड़ रुपए की और मैंने उसमें 3 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। अब मेरे हिसाब से मैं कवर्ड हूँ, क्योंकि 3 करोड़ रुपए का मैंने लोन लिया, 3 करोड़ रुपए की मेरी टर्म इंश्योरेंस चल रही है। बट मैंने अपनी पर्सनल बैलेंस शीट के अंदर एक एसेट जोड़ा 4 करोड़ रुपए का, जिसमें लायबिलिटी भी जुड़ गई 3 करोड़ रुपए की जी। तो मेरी पर्सनल एडवाइस ये होती है, आप अगर लायबिलिटी बढ़ा रहे हो तो उसको कहीं ना कहीं पैरेलली कवर करके चलो, कि कहीं अगर आपको लगता है कि ये लोन आपको 6, 7 साल 8 साल चलाना है तो आप अपने इंश्योरेंस कवर को 3 करोड़ से बढ़ा के 5-6 करोड़ का जरूर करो, ताकि आपकी जो पहले वाला 3 करोड़ का कवर था वो बैलेंस शीट आपकी फैमिली के लिए थी, कि कल को कोई गॉड फॉरबिड कुछ हो जाए तो फैमिली के पास रिजर्व रहे। अगर वो रिजर्व बैंक ही लेके चला जाएगा तो आपकी फैमिली के पास कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए जब आप लोन ले रहे हैं तो पैरेलली अपने पर्सनल इंश्योरेंस कवर को भी जरूर रिव्यू करिए और अपने टर्म कवर को या अपने इंश्योरेंस कवर को पैरेलली बढ़ाइए। चाहे आप उसी बैंक से इंश्योरेंस कवर ले लीजिए जो बैंक आपको लोन दे रहा है, या फिर आप इंडिपेंडेंट टर्म कवर करा लीजिए, बट मेक श्योर करिए कि आपकी लायबिलिटी आपकी इंश्योरेंस के साथ कवर होकर चल रही है। एक काफी अच्छा पॉइंट है। मुझे जो सबसे अच्छी चीज इसमें बात में लगी कि आप जितने की ईएमआई बना रहे हैं अगर उसका प्लस 10% का एक अलग से लिक्विड फंड या एसआईपी क्रिएट कर लेते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, अगर आप उसको टेक्निकली ठीक से चला पाए तो। आपने हमेशा इन्वर्टेड कोमास वर्ड यूज किया कि भाई लोन कैन बी गुड और कैन बी बैड। ये उसी तरह से जैसे भाई एक घर में अपन आग लगाते हैं तो रोटी भी सिक सकती है और घर भी जल सकता है। तो लोन के बारे में जो मुझे जितना आपसे समझ में आ रहा है कि लोन बुरा नहीं है, गुड लोन और बैड लोन होता है, दोनों में हमें फर्क को समझना पड़ेगा और उसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए, एक लॉजिकल तैयारी करनी चाहिए। और बिल्कुल सर, अगेन देखिए मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज से 12-15 साल पहले जी मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे घर में डिस्कशन होता था कि पापा टीवी चेंज करना है, तो पापा बोलते थे बेटा अगली दिवाली पे लेंगे। क्यों? क्योंकि प्लान होता था कि 20-22 हजार रुपए का टीवी आएगा या 15 हजार रुपए का टीवी आएगा, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कितनी प्लानिंग करके चलते थे। पर आज के डेट में क्रेडिट कितना आसान हो गया। आज आपका टीवी खराब हो गया तो बच्चे का फोन आया कि पापा टीवी खराब हो गया, आपने फोन करा, टेक्निकल वाला गया, उसने बोला जी भाई साहब टीवी तो फूक गया, पर डिस्प्ले चेंज कराओगे तो 12,000 रुपए की है, नया टीवी 20,000 रुपए का है। तो आप गए शाम को विजय सेल्स पे और आपने टीवी ले लिया और वहां पे शोरूम वाले ने बोला कि सर देखो 30,000 रुपए का टीवी ले रहे हो, ये सैमसंग का प्लाज्मा वाला है, ये 70,000 रुपए का है, इसकी 6 किस्तें बना देता हूँ 0 ब्याज की, और आप लेके चले जाओ। होता है, खूब होता है ना जी। अब इसमें देखिए 2 पॉइंट से समझने वाले। एक, लेने गए थे 30,000 रुपए की चीज, लेके 70,000 की चीज आ रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट। क्यों? आपने देखा कि 6 महीने की 0% इंस्टॉलमेंट तो है, देते रहेंगे, पर यहीं पे आपने 22 पॉइंट लेना है
जी कि क्या मुझे वो 70,000 की चीज वाकई में लेनी है, जरूरत थी। चाहे मुझे 0 पे ब्याज पे भी मिल रही है। और दूसरी पॉइंट आपको ये था कि चलो ठीक है 0 पे मिल रही है, कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ और 3 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर दे दूंगा। पर अगेन यहीं पे है कि क्रेडिट का एक्सेस ने तो 70,000 रुपए की एलिजिबिलिटी दे दी आपको, पर वो डिसाइड आपको करना है। अगर 70,000 रुपए का टीवी आप ले जाओगे तो भरना तो आप ही को है, जी करेक्ट। पर अच्छी बात क्या है कि आपको कम से कम टीवी के लिए प्लान नहीं करना पड़ा। आप शाम को गए, उसने एक ईमेल वगैरह ली और आपका टीवी घर पहुंच गया, तो ये क्रेडिट इजी हो गया है। बट क्रेडिट इजी को भी अगर आप ढंग से यूज नहीं करेंगे तो फॉल बैक तो अपने ऊपर ही आएगा, क्योंकि भाई साहब अगर कर्जा लिए तो चुकाना तो हमें ही है। हाँ, तो कर्जा ही बिल्कुल जी, भाई। कर्जा तो कर्जा ही है, बट अगेन सबको डिपेंड करता है। यही अगर आप प्लान करके लाइबिलिटी लेते हो तो आप अपने एसेट्स को मल्टीफोल्ड ग्रो कर सकते हो, कि जहां पे आपने बैंक के सपोर्ट सिस्टम से 8.5 से 9% की फंडिंग के ऊपर लेके अपने एसेट्स को इतना क्रिएट कर दिया कि आज आपकी एसेट्स ही मल्टी ग्रो हो गई। तो आपको लगा कि मेरी कैपेसिटी तो सिर्फ, अगर आज मैं 2 करोड़ रुपए इकट्ठे करने जाता तो शायद 10 साल लग जाते, True. पर आज मैंने 30, 40, 50 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर लिया और अपनी प्लानिंग कर ली कि मुझे इन स्टेज पे बैंक से इतना पैसा लेना और ये पैसे को ऐसे वापस करना कि लेने से पहले देने की तैयारी भी कर ली आपने। तो आप उसको ढंग से स्ट्रेटेजिकली प्लान करके चला सकते हो और वह सेट आपके लिए मल्टी वैल्यू क्रिएट कर सकता है। तो गौरव जी थैंक यू, मतलब इट्स अ वंडरफुल कन्वर्सेशन और ऑडियंस को भी जरूर अच्छी लगी होगी, कुछ आपको अच्छे इंसाइट्स मिले होंगे। लोन कर्जा पहले वीडियो में बताया जाता था बहुत बुरा है, हमने भी यही सुना था, पर अगर टाइम चेंजेस के साथ साथ उसको हम ठीक से अगर यूज करना सीख जाएं तो ये आपकी एसेट बिल्ड भी कर सकता है। कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसका यूज कैसे करते हैं। अगेन मैं गौरव जी का आप सभी की ओर से भी थैंक यू करता हूं कि आपने अपना टाइम दिया। सर, प्लेजर इज ऑल माइन। और अगर आपको गौरव जी से कोई भी कनेक्ट करना है, गौरव जी के साथ आपको लगता है कि भाई आपको ये नेगोशिएशन में कुछ अच्छे स्पेसिफिक चीजों में जाना है, हमारा IVR नंबर नीचे आप कॉल करें, वी कैन कनेक्ट यू विद गौरव जी और इनकी पर्सनल एडवाइस पर आप जा सकते हैं। थैंक यू। आप हमें लिखते रहिए, बताते रहिए कि किस तरह से हम अपने आप को ग्रो करें, इंप्रूव करें और किन सेक्टर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं। हमारा प्रॉपर्टी की पंचायत से सिर्फ एक ही टास्क है, आपको एजुकेट करें अच्छे डिसीजन लेने के लिए, ताकि वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में हम साथ साथ चल सकें। धन्यवाद, शुभ लाभ। थैंक यू।